पक्ष विपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र सरकार की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पंजाब में बॉर्डर से 50 किलोमीटर क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार दिए जाने पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है। हालांकि भाजपा ने केंद्र के इस फैसले का बचाव करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है। साथ ही इस मामले में सभी दलों से राजनीति नहीं करने की अपील की है। पार्टी ने लगभग आधे राज्य को बीएसएफ के हवाले करने के कदम को इतने हिस्से में परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाना बताया है। यह भी कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके संघीय सिद्धांत पर हमला हुआ है। बीएसएफ को राज्य पुलिस की सामान्य ड्यूटी छीनकर व्यापक शक्तियां दी गई है। संविधान के अनुसार केवल राज्य सरकार ही बीएसएफ को राज्य प्रशासन की सहायता के लिए बुला सकती है। राज्य सरकार के अनौपचारिक अनुरोध के बिना केंद्र इस तरह की धक्काशाही नहीं कर सकता है। जहां आपको बता दें कि इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में तनातनी बढ़ी है। वहीं केंद्रीय एजेंसियों को लेकर भी राज्यों में केंद्र के प्रति गुस्सा बढ़ा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय एजेंसियों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के घर पर 5वीं बार छापा क्यों मारा गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वह सीबीआई हो या ईडी या फिर आईटी, एनसीबी, कुछ भी हो। जाहिर है कि केंद्रीय एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे हैं, तो केंद्र को इनके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए और राज्यों को साथ लेकर फैसले लेने चाहिए। ऐसा न करने पर संघीय ढांचे पर आघात तो पहुंचेगा ही, साथ में केंद्र और राज्यों के रिश्तों में भी खटास बढ़ेगी। जी आपको बता दें कि दरअसल देशमुख के घर पर 5वीं बार छापा मारा है। इस पे पवार ने अब सवाल खड़े किए हैं और अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर बीएसएफ की तैनाती पर आखिर दिक्कतें क्यों। बीएसएफ की तैनाती तो सुरक्षा के लिए की जाती है, फिर इस पे आपत्ति क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पंजाब में बॉर्डर में आपको बता दें कि 50 किलोमीटर में कार्रवाई का अधिकार दिए जाने पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति प्रकट की है। हालांकि भाजपा ने केंद्र के इस फैसले का बचाव करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताया है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। महेश जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल महेश जी मेरा आपसे ही है, सर बीएसएफ की तैनाती क्यों? नहीं देखिए, बीएसएफ की तैनाती क्यों पे जो है ना, अगर जैसे ही सवाल खड़ा होगा तो इस देश की कानून पे, इसके विधि विधान पे, संविधान पे और हमारी स्वयं के जो एक अस्मिता है, हमारी एक सार्वभौमिकता है, जो एक भारत सरकार के यूनियन ऑफ इंडिया का जो एक यहाँ कंसेप्ट है, उस सब पे सवाल खड़ा होता है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो है ना बातें करने वाले महज अपनी राजनीतिक वोटी या कह लीजिए कि सरकार को बदनाम करने का जो ये प्रयास है, क्योंकि लगातार इस देश में कुछ वर्ग के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उनकी चटपटाहट, अकलाहट और जो उनकी व्याकुलता को हम समझ पा रहे हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना जो है देश हित में नहीं जी। अगर सरकार जो है कभी इस तरह के फैसला लेती है तो आपको सुन के आश्चर्य होगा नेहा जी कि इसके ऊपर जो है ये नहीं है कि मतलब हम सुबह उठे और रात में कोई फैसला ले रहे हैं। हम जब इस तरह के फैसला लेते हैं तो हमारे ऊपर जब खतरा होता है, हमारे पड़ोसी उधर चीन से आप देखिए किस तरह का खतरा बना हुआ है, इधर पाकिस्तान से किस तरह से खतरा बना हुआ है, इसी प्रकार से जो घुसपैठ है, आतंकवाद की जिस तरह की चेतावनी मिल रही है, जिस तरह से अभी पूरे विश्व में जिस तरह का एक वातावरण तैयार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इसकी अभी से तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी हमारी बेमानी नहीं होगी। बेमानी तब होगी जब इस तरह की तैयारी नहीं हो देश में और कोई ऐसा तत्व हमारे ऊपर हमला कर दे और हम बेबस हो जाए।
ठीक है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, और उसी हिसाब से मतलब जब देश की अस्मिता की बात हो, देश की संप्रभुता की बात हो, तो ऐसी भाषा का और इस तरह की राजनीति करने का या इस तरह की सोच रखने का मैं समझता हूँ ये अत्यंत ही निंदनीय है। ठीक है, और ठीक है महेश जी, ठीक है, मैं किसी भी लौटूंगी तरह से आपके पास। अजय जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, बीएसएफ की तैनाती तो सर सुरक्षा के लिए की जाती है, फिर आखिर इस पर सवाल क्यों और इस पे आपत्ति क्यों? और नेहा जी, दो तीन मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए। पहला मुद्दा है कि क्या संविधान ऐसा कोई अधिकार किसी भी केंद्र सरकार को बिना राज्यों के सहमति या उनसे विचार विमर्श किए देता है? पहला बात। और यदि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है तो आप संविधान संबद्ध काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब संविधान को भी आप साथ से रख करके आप मनमौजी और अपना अधिनायकवादी काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्र हित में है। जो संविधान के हित में नहीं है, संविधान के प्रावधानों के हित में नहीं है, संविधान में जो चीजें वर्णित है उसके विरुद्ध आप काम करके कैसे आप राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं? इसका मतलब तथाकथित राष्ट्र हित के नाम पे आप जो है अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, अपने जो सत्ता की लिप्सा है उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, बीएसएफ को अधिकार है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, और बीएसएफ का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, और उन्होंने बहुत सारे एक से एक कारनामे किए हैं देश के हित में, उन्होंने कुर्बानियां भी दी है, उसके लिए उनको सदैव हम लोग सैल्यूट करते हैं। लेकिन बीएसएफ के डिप्लॉयमेंट का एक प्रक्रिया है। 15 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर जो है वो रह सकते थे बॉर्डरिंग एरिया में, बाकी जो एरिया है वो एरिया राज्यों को सहमति के बिना कहीं भी बीएसएफ नहीं लगाया जा सकता। अब इन्होंने 50 किलोमीटर का दायरा बनाया। पंजाब जैसे राज्य को यदि 50 किलोमीटर का दायरा बना दिया जाए तो आधा 50%, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बीएसएफ के दायरे में आ जाएगा। छोटा राज्य है। आप बताइए, पंजाब जैसा राज्य का आधा राज्य भी बीएसएफ के ही कंट्रोल में है, तो राज्य सरकार वहाँ क्यों रहेगी और क्यों काम करेगी? इसके पीछे एक किल विल है सरकार का। सरकार सिक्योरिटी फोर्स के बयान पर राष्ट्र की सुरक्षा नहीं, सरकार मोदी जी की जो इसमें पूरी तरह से रणनीति है कि किसी न किसी तरह, चूंकि पंजाब इसमें आज तक नहीं जीत पाए, तो इस बहाने वहाँ पे हम अपना कंट्रोल कर लें। केंद्रीय गृह मंत्री को ये तो चलो बीएसएफ की तैनाती पर सवाल उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर सीबीआई और ईडी अवैध काम करने वालों पर शिकंजा कस रही है सर, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। बहुत 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 बड़ा प्रश्न है। सीबीआई तो सीबीआई वर्सेस सीबीआई सारा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मामले में कहा कि ईडी सीबीआई और जो एजेंसियां हैं वो संदेह के घेरे में है। हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट आज थोड़ी ना कहा, इससे पहले भी कह दिया। पिंजरे का तोता तक कहा था कोर्ट ने, तो वो कब कहा था वो भी याद करिए। ठीक है, एकदम उस पर हमने एक प्रयास भी किया कि उसको सुधार में लाया जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा था तो उसका भी हम, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, कुछ कमी हमने भी रही होगी, लेकिन ये सरकार तो पूरा उसको पिंजरे में कोई तोते का गला ही दबाने में लगी हुई है। अब तो मतलब आप भी इससे इनकार नहीं कर सकते ना कि आपने भी उसका इस्तेमाल किया। नहीं, कहीं यदि कोई गड़बड़ी हुई तो उसको हमने सुधार किया, हमने जबरदस्ती नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए हमने बात की। आप देख रही है राज्यों के साथ, लोगों के साथ, क्या ये इतने बड़े, जितने इनके आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जब भाजपा में आ जाते हैं तो इनके पास एक कौन सा पानी है जिस पानी के तहत वो शुद्ध हो जाते हैं, और उससे पहले जो है दूसरी पार्टी में वही ईडी और वही सीबीआई उनको छापा मारती रहती है। उनको लायक का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। उत्तर यूपीए में जो लोग थे और जब एनडीए में आ गए, इनके पार्टी में आ जाते हैं तो सब मामला खत्म हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा, चलिए रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। महेश वर्मा जी, आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रही है आपकी पार्टी, आपकी केंद्र सरकार, या फिर यूं कहें कि भाजपा। देखिए, अब सवाल यह है कि जो अभी तक संविधान को तोड़ मरोड़ के इस देश में जिनके नाम पर, जिनके माथे पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कलंक लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत जो है इस देश में अगर किसी ने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, तहस नहस किया, तो कांग्रेस की और इंदिरा जी के रीजन में जो हुआ और उसकी वजह से वो जेल भी गई। तो ये तो खैर इस बात को ना कहें ना समझाएं तो अच्छा है। अब रही बात की भाई संविधान का माहौल अगर कहीं उड़ रहा है और असंवैधानिक कार्य हम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को बता के, कह के, चिल्ला के, अलाप बिलाप प्रलाप करके ये कम से कम 3 या 4 बार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है
मतलब इतनी नसीहत और इनकी फजीहत करी। आप याद करिए राफेल में ये क्या कह रहे थे इनके पप्पू, जिस तरह की चीजों को ये कह रहे थे, सुन रहे थे, और जिस तरह से ये बता रहे थे देश को उस मामले में, आप याद करिए नेहा जी उस समय क्या हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको किस तरह से उस चीज के लिए मजम्मत करी, सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको माफी मांगनी पड़ी अपनी भूल के लिए। एक बात। दूसरी बात कि अब आप आ जाइए कि ये 3 तलाक से लेके या सुप्रीम उत्तर प्रदेश की जो ये घटना की जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की घटना में ये पहली सरकार है, ऐतिहासिक ये कदम है कि हमने कानून के हवाले जो है केंद्रीय मंत्री के बेटे को किया। याद करिए वो नरसंहार से 1984 में जब मतलब जीके का ये सवाल होता है कि सबसे बड़ा कत्लेआम इस देश में कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ। और उसके कातिल कौन थे? उसके कातिल वो थे जिनको चार्जशीट किया गया, जो नामजद थे, और उसके बावजूद भी उनको कांग्रेस में 2 बार 3 बार MP बनाया, 2 बार 3 बार मंत्री बनाया। ऐसे लोगों के जरिए और इस तरह से लोगों को उनको कहीं सम्मान देकर उन लोगों के जख्म पे नमक छिड़कने का काम हुआ, जो कि आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ। राजा दिग्गी ने मध्य प्रदेश में मंदसौर में जनरल डायर की तरह 22 किसानों को गोलियों से भून दिया, उसकी आज तक सजा किसी को भी नहीं। ये लोग जो बात करते हैं, इन बातों का ये नैतिकता मतलब किसी भी तरह से मोरल ग्राउंड पे ये कह नहीं सकते, हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन अब रही बात कि ये जो हमने डिसीजन लिया, फैसला लिया, इस फैसले के पीछे जो है आखिर क्या कारण है कि ये फैसले दिए गए। महेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। मैं आपसे कहना हूँ, बहुत आपने प्रासंगिक आपने सवाल खड़ा किए। और जब आप ये बात कहते हैं कि इस देश में जो है एजेंसीज है, ED है, CBI है, ये तमाम एजेंसी जो है उन लोगों के लिए काम करती है जिसको सरकार जो है पॉलिटिकली जो है अपना एक पॉलिटिकल वेंडेटा सामने रख के या कोई पॉलिटिकल कारणों से जो है उनको परेशान करती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं जब ये बात कहते हैं तो जनता भी समझती है कि ये किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अब अनिल देशमुख जी के यहाँ ED का छापा पड़ता है, इसमें गलत क्या है? अगर कोई आदमी जो है पहले ही वांछित है, इनकी अगर आप मुझे ये बताइए NCB जो है अगर आर्यन खान को गिरफ्तार कर लेती है तो इनको ऐतराज। नारकोटिक्स ब्यूरो जो है नेहा जी अगर वो हीरोइन, कोकीन, अफीम, चरस ये पकड़ती है तो राजा दिग्गी आपत्ति करते हैं, नवाब मलिक आपत्ति करते हैं। अरे भाई तुम क्यों आपत्ति कर रहे हो? समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है इस बात के लिए, ये कारण तो कुछ बताएं। और इस तरह के अगर विरोध के बाद जो है फिर इनका चेहरा किस तरह से सामने आता है, ये कौन लोग हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे उन अफसरों को जिनका अभिनंदन और नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, कि जो अपनी सूझबूझ से, अपने कौशल से, अपनी कार्यकुशलता से और कहीं पे अपनी जान हथेली पे रख के ऐसे अपराधियों को ढूंढ निकालते हैं और कानून के शिकंजे में डालते हैं, या वो शाहरुख खान का बेटा हो या अनिल देशमुख हो, इसमें गलत क्या है? और इसके ऊपर फिर शरद पवार जी जो है, शरद पवार जी ने ये कहा है कि एजेंसियां जो है वो दुरुपयोग कर रही, उनका दुरुपयोग किया जाता है केंद्र सरकार के जरिए। उन्होंने पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के घर पर 5वीं बार छापा आखिर क्यों मारा गया। उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब ऐसे में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वह CBI हो, ED हो, IT हो, या फिर यूं कहा जाए कि NCB हो। जाहिर है कि इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के सियासी इस्तेमाल पर सवाल उठने अब लगे हैं और ये वाकई घातक है। क्या अब ऐसी एजेंसियों पर जो कि निष्पक्ष तौर पर काम किया करती थी किसी वक्त पर, क्या उन पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता? वो भी अब कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं एक हथियार के तौर पर काम करती है क्या? देखिए नेहा जी, ये सवाल मेरे से है अगर आपका, जी तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस देश का कोई भी कानून जो है ना, कोई भी एजेंसी जो है कानून के तहत काम करती है, किसी सरकार के तहत काम नहीं करती। सरकार उसमें अधिकारी को
डिप्यूट करती है, उससे अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहिए कि कोई एक एफआईआर दर्ज हो गया और उस एफआईआर को जो है सरकार के हिसाब से कहीं उसका विवेचना होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है या उसके खिलाफ चार्जशीट सबमिट किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा जो है एक दुष्प्रचार है, एक हमारे कानून को जो है। ठीक है सर, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, कानून के तहत जो तमाम एजेंसियां हैं वो काम करती है, जो एक तरीका होता है उसके तहत काम किया जाता है, फिर क्यों बार बार आप लोगों को लगता है, आपको लगा, अकाली दल को भी अभी लगा, राष्ट्रीय शरद पवार को भी लगा, एनसीपी को भी लगा, क्यों आप लोग बार बार एजेंसी पे सवाल खड़े करते हैं? आवाज सही है? जी जी आवाज आपकी कट रही है, मेरी आवाज आ रही हो तो जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। आपने सवाल सुना मेरा? मैं एक बार फिर दोहरा दूं। अजय जी, क्यों बार बार एजेंसी पे सवाल खड़े किए जाते हैं? महेश जी कह रहे हैं कि कानून के तहत काम हो रहा है। जो सरकार की जो कार्यशैली रही है पिछले 4-5 वर्षों में, और जिस तरह से भाजपा के लोग, तो जब वही भाजपा के लोग दूसरे पार्टियों में होते हैं तो वो चोर होते हैं, भाजपा में आ जाते हैं तो इनके पास कोई पानी है जो पी लेते हैं, इनके कारण तो वो सब तहरीक हो जी जी। महेश जी, इनका कहना है कि ऐसे क्या है भाजपा के पास कि जब वो दूसरी पार्टी में होते हैं तो तमाम एजेंसियां कहीं ना कहीं उन पे छापा मारती है, उनके घर पे छापा मारा जाता है, और जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो बिल्कुल सही हो जाते हैं। यही तो मतलब मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, दुष्प्रचार और एक इस तरह का प्रोपगंडा है इन लोगों का, राजनीतिक प्रोपगंडा इसे कहिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि आपको कहीं से लगता है कि अगर जैसे वहाँ थे वो मुकुल, क्या नाम था, मुकुल राय, उनके खिलाफ अगर सीबीआई ने कोई मुकदमा दर्ज किया तो वो बीजेपी में थे या टीएमसी में चले गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसमें तो सीआरपीसी है, वो उसके तहत कार्रवाई होनी है। अगर सबूत है तो चार्जशीट उनके खिलाफ होगा, नहीं तो अब इनके जैसा थोड़ी है। इनके तो सारे नेता, राहुल गांधी, सोनिया जी, चिदम्बरम जी, पता नहीं कितने हैं, अनगिनत, और सब बेल पे हैं। तो ये पूछिए ना कि इनको बेल कैसे मिला। अगर कानून की बात नहीं होती, कानूनी अगर कोई चीज नहीं हुआ होता तो ये कैसे बेल पे छूटे होते? चलिए, संघीय ढांचे पर आरोप लग रहा है कि आघात पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब ऐसे में ईडी, सीबीआई, एनसीबी के गलत इस्तेमाल का भी लगातार आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही है। जाहिर तौर पे अगर इन पे भी आरोप लगता है तो वाकई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं हथियार के तौर पे ये एजेंसियां काम कर रही है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ है, जब यूपीए 1, यूपीए 2 सरकार थी तब भी इस तरह के आरोप हमने सुने, हमने देखे, एक दूसरे पर लगाते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार एजेंसियों पर सवाल खड़े करती रही हैं, और ये कहीं ना कहीं एक सियासत का दूसरा पहलू भी इसे कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब एनडीए की सरकार है, इससे पहले यूपीए की सरकार थी, उससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो इसका इस्तेमाल करती रही है। इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये संवैधानिक तौर पर खतरनाक है। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।